आपका फिर से एक बार स्वागत है। अपने पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश की थी। डिफरेंशिएशन एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोगों ने अलजेब्रिक इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन में बदला था और उसके तरह तरह के हम लोगों ने फार्मूले पढ़े थे और उन फार्मूलों के पढ़ने के बाद हम लोगों ने उसको फिजिक्स में अप्लाई किया था और फिजिक्स में हमने ये पाया कि जब पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का मिल जाए तो पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी मिलती है और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन मिलता है। और हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी बनाई थी। अगर आपके दिमाग से वो प्रॉब्लम्स उतर गई हैं तो आप एक बार पुनः जा कर के वो पुराने वीडियोस देख सकते हैं। अब आज का जो क्लास है हम लोगों का, हम लोग उस चीज़ को आगे ले जाएंगे और हम लोग जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस हमने पढ़ा, उसकी बेसिक्स को समझा, उसी तरह से आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस को शुरू करेंगे। तो आज का ये टॉपिक है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। तो मैं एक बार और आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग असल में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इंटीग्रेशन का बहुत थोड़ा सा हिस्सा पढ़ रहे हैं। सिर्फ वो हिस्सा पढ़ रहे हैं जो हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए आवश्यक लगता है। उसमें हम लोग उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे और हम लोग किसी प्रकार से फॉर्मूलों को, काम की चीज़ों को पढ़ करके और उसको उपयोग करने के तरीके खोजेंगे। मेरा अनुभव ये कहता है कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है ये काम बेहद आसान है, परंतु यह समझना ज़्यादा मुश्किल है कि हम इंटीग्रेशन को कब करें। मतलब हमारे सामने कौन सी ऐसी समस्या आएगी तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, यह समझ डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके अंदर यह समझ उसका मैं विकास करूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस जो होता है वह क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन कोई है, अलजेब्रिक फंक्शन x या y या z इस प्रकार के अगर कोई फंक्शन है, तो जब उनको आप डिफरेंशिएशन करेंगे, उनको डिफरेंशिएशन करके और आप उनको डिफरेंशियल फंक्शन में बदल सकते हैं, डिफरेंशियल फंक्शंस में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंशियल फंक्शंस हैं तो उनको इंटीग्रेशन करके आप अलजेब्रिक फंक्शन में बदल सकते हैं। आप ये बात जानते हैं क्योंकि हम लोग ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस चीज को देखने से हमें ये क्लियर हुआ कि इंटीग्रेशन जरूर रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने से जो परिवर्तन आते हैं, इंटीग्रेशन उनको उल्टा कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। एक एग्जांपल लेकर के हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादा बोलने के बजाय छोटा सा एक इक्वेशन लिख देना ज्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग जरा ध्यान दें कि किस तरह से हम लोग इक्वेशन को चेंज करने के लिए इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है fx। fx का मतलब है कुछ है, कोई इक्वेशन है, कोई जैसे कि x² + 2 हो सकता है, 2x + 5 हो सकता है, इसको हम fx कहते हैं। तो कोई फंक्शन है जो x पे डिपेंड है, अगर उसका डिफरेंशिएशन करने से हमें फंक्शन gx मिला, अगर इसका डिफरेंशिएशन करने से फंक्शन gx मिला तो इसका इंटीग्रेशन करने से हमें वापस fx मिल जाएगा। परंतु ध्यान देना है, डिफरेंशिएशन करना बेहद आसान और सीधा प्रोसेस है, लेकिन इधर से जब आप चलते हैं तो आपको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से डिफरेंशिएशन करके आप फंक्शन को बदलते हैं और उस बदले हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन करके फिर से वापस आप पहले फंक्शन के डायरेक्शन में आ सकते हैं। हम लोग अब देखेंगे अगली लाइन में कि ग्रामर क्या होता है, मतलब किस प्रकार से चीजों को लिखा जाना चाहिए। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है fx, कोई फंक्शन है fx। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो उसको ऐसे लिखते हैं। चूंकि ये फंक्शन x पे डिपेंड है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि अन्य चीजों के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करने से 0 रिजल्ट करेगा। तो अगर कोई फंक्शन x पर डिपेंड करता है तो उसका फंक्शन x, उसको d/dx करने का मतलब है कि हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो हम इसको लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं।
जब आपको डिफरेंशिएशन करना होगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपने यहां dx से भाग लगाया है एक तरह से, लेकिन जब इंटीग्रेशन करना होगा fx का, तो ध्यान दीजिए आपने fx में एक तरह से यहां dx को डिनोमिनेटर में लिखा है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx को गुणा कर देंगे यहां पे, और एक सिंबल देंगे जिसको ये कहते हैं। ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो ध्यान दीजिए ग्रामर में दोनों के अंतर है। जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको d/dx से गुणा करते हैं, यानी dx से एक भाग लगाते हैं एक तरह से। परंतु जब किसी फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना होता है तो उसमें dx का गुणा करके और तब हम उसको इंटीग्रेशन का एक सिंबल देते हैं। और इस दोनों जगहों पर यहाँ पे लिमिट की जगह है, इसको कहते हैं हम अपर लिमिट, और उसको ऊपर में उसको कहते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर वाले इस जगह पे हम लिखते हैं अपर लिमिट। ध्यान दीजिए कि अगर लिमिट है तो ठीक है, अगर लिमिट नहीं है तो हम इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि आप इंटीग्रेट तो कर रहे हैं परंतु उसकी सीमाएं आपको पता नहीं है, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन हो रहा है ये आपको नहीं पता है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटीग्रेट करिएगा, बाद में एक कांस्टेंट c जोड़ दीजिएगा, पुट अ कांस्टेंट c, बस सीधा सा है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कांस्टेंट c आगे में जोड़ दीजिएगा। और अगर लिमिट रहता है दोनों में, ऊपर और नीचे, तो हम इसको कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, और उसमें कांस्टेंट नहीं डालते। तो याद रखिए कि फिजिक्स के अंदर में चूंकि ये अप्लाइड सब्जेक्ट है, चूंकि यहाँ पर एप्लीकेशंस होते हैं, यहाँ पे रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए डिफिनिट इंटीग्रेशन होते हैं। 99% डिफिनिट इंटीग्रेशन ही होते हैं। हमें इनका इस्तेमाल सिर्फ फॉर्मूले सीखने के लिए करना है। असल में हमारे फिजिक्स में सिर्फ यही चलेगा और इसमें कोई कांस्टेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो आइए, जब ये बेसिक चीजें हम लोग समझ गए तो हम लोग कोशिश करें ये जानने की कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या हैं और किस तरह से हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इस बात पे गौर कीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, हल्की प्रैक्टिस और हल्का सा मेमोरी होना चाहिए, आपको याद हो जाएगा। और फिर बाद में जब आप धीरे धीरे फिजिक्स को पढ़ेंगे तो इतनी बार ये करना पड़ता है कि आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसको जब बोलना होगा तो आपको दिक्कत होगी बोलने में, परंतु आपको आपके हाथों को लिखने में दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए हम लोग, हमारे साथ ये खास बात है कि अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन को भी साथ साथ लिखते चलेंगे ताकि आपको वो भी याद होता चले और यहाँ पर इंटीग्रेशन को लिखते चलेंगे। दोनों को एक साथ देखना जो है आपकी आंखों को अच्छा लगेगा और आपके दिमाग में भी एक प्रकार का लॉजिक आएगा और हम लोग कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी बीच में करते जाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि जब इंटीग्रेशन dx का करेंगे तो आपको मालूम है dx एक डिफरेंशियल फंक्शन है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा। dx एक इंटीग्रल फंक्शन है, एक फंक्शन है जो डिफरेंशियल है, ये चेंज इन x है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस वो फंक्शन मिलेगा x, और चूंकि यहां पे लिमिट्स नहीं दी हुई हैं इसलिए यहां पे हम लिखेंगे एक कांस्टेंट c। हो सकता है मैं कभी कभी भूल जाऊं क्योंकि मैं इस कांस्टेंट को बहुत तवज्जो नहीं देता, फिजिक्स का छात्र हूं, ये बार बार नहीं आता, लेकिन आप ध्यान दें कि अगर लिमिट्स ना हो तो यहाँ पे c दिया जाता है, कांस्टेंट दिया जाता है जिसका वैल्यू बाद में निकाल लिया जाता है। उसी तरह से अगर dx का इंटीग्रेशन x होगा तो 5dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा? सीधी सी बात है, 5 एक कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दीजिएगा और dx के बदले में इंटीग्रेशन x लिख दीजिएगा और फिर c लिख दीजिएगा। अब देखिए कितना आसान है, जो उधर हो रहा था पहले ये उसका ठीक उल्टा हो रहा है। उसी तरह से आप जानते हैं कि x टू द पावर n dx, x टू द पावर n का जब डिफरेंशिएशन आपने किया था तो आपको याद होगा कि आपने लिखा था n x n-1। उसी तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि x टू द पावर n dx का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे, देखिए x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, अब यहां पर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो हो जाता है x टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। जरा सा ध्यान दें क्योंकि ये सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला फंक्शन है।
एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके पास मैं कहता हूं कि 5x टू द पावर 4 एक फंक्शन है, ठीक है। आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स मिलेगा। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यानी dy बाई डी एक्स 5x टू द पावर 4, यही है ना। तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मालूम है फॉर्मूले, 5 को छोड़ दीजिए, 4 को आगे लाइए तो इंटू 4x और पावर 3 बचेगा, यानी कि 20x टू द पावर 3 बचेगा। तो जब इसका आपने डिफरेंशिएशन किया तो 20x टू द पावर 3 आ गया। अब जरा 20x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं। 20x टू द पावर 3 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको, 20x टू द पावर 3 dx, इंटीग्रेशन का साइन देंगे, जिसमें 20 को बाहर निकाल दिया जाएगा और x टू द पावर 3 का क्या बनेगा, x टू द पावर 4 बाई 4, ध्यान दीजिए, x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c, और इसको जब आप काटेंगे तो आएगा 5x टू द पावर 4 प्लस c। अब देख लीजिए ये फंक्शन वापस आ गया। अगर और कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है और कोई कंडीशंस नहीं आते हैं तो बाद में c का वैल्यू 0 पता चलेगा, तो आप इस तरह से y का वैल्यू देख सकते हैं, वापस आ गया। तो डिफरेंशिएशन करने से जो फंक्शन मिला, उस फंक्शन को वापस इंटीग्रेट करने से हम पूरे पुराने फंक्शन पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि किस तरह से इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है। इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम यहाँ पे ध्यान दें, ये लिस्ट अब हमारे काम की नहीं रही क्योंकि हम लोग उसको समझ चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, आपने पढ़ा था। अब उल्टा हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो साइन एक्स होगा, और प्लस सी लिख दीजिए, वो तो तरीका है। उसी तरह से आप जानते हैं कि जब d बाई डी एक्स कॉस एक्स करते थे तो आपको मिलता था माइनस साइन एक्स, तो उसी तरह से d बाई डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे माइनस साइन एक्स का तो यहां पे आपको मिलेगा कॉस एक्स। लेकिन इस माइनस को आप इधर कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन फिर से आ गया। उसी तरह से जब आपने d बाई डी एक्स टेन एक्स किया था तो उसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो उसी तरह से जब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 10x प्लस सी। जनरली ये तीन ही उपयोग होते हैं। वैसे आगे समझ लें कि अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स dx हो तो माइनस कॉट एक्स होता है, सेक एक्स टेन एक्स dx हो तो सेक एक्स प्लस सी होता है, एंड कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx हो तो उसका माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी होता है। परंतु सिर्फ इन तीनों को ही इस्तेमाल किया जाता है, बाकी तीन बहुत ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आते। तो इस तरह से आपने देखा कि जहां पर डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं उनके ठीक उल्टे आपको इंटीग्रेशन के नियम पड़ेंगे। अगली जो छोटी छोटी चीजें हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हर किताब में लिखा हुआ मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही आराम से काम चलता है। जैसे मान लीजिए कि जब आप d बाई डी एक्स ऑफ ln x करते थे, यानी कि log x करते थे, तो आप 1 बाई एक्स लिखते थे। तो यहां पर 1 बाई एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ln x आएगा। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया है। उसी तरह से d बाई डी एक्स जब e टू द पावर mx होता था तो आप क्या लिखते थे, m बाहर लाते थे, e टू द पावर mx लिखते थे। आप बाहर ला करके गुना करते थे, m बाहर लाते थे, e टू द पावर mx। अब की बार फिर अगर आप e टू द पावर mx dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये m बाहर निकलेगा जरूर, परंतु वो नीचे जाएगा, यानी e टू द पावर mx बाई m प्लस c हो जाएगा। इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। लेकिन असली जो टफनेस है वो ये नहीं है। टफ बात ये है
कि इस तरह से कुल मिला करके जो फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के अंदर, दिक्कत की बात यही है कि सिर्फ वही फॉर्मूले हैं। हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना आसान है, परंतु हर एक फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर दें तो दिक्कत होती है, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं यहां पर ये वाले इनके रूप में उस फंक्शन को लाना पड़ता है और तब जाके इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इसलिए इंटीग्रेशन खास तौर से मुश्किल होता है। लेकिन आपके लिए फायदे की बात यह है कि फिजिक्स के अंदर में बहुत भारी इंटीग्रेशन नहीं आते। फिजिक्स के अंदर साधारण इंटीग्रेशन आते हैं। जो थोड़ी बहुत चीजें हैं मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आप याद रखेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो पता चलेगा कि भैया कॉस एक्स होता है, बहुत आसान है। परंतु साइन 5x का कितना होता है, गौर कीजिएगा, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। साइन 5x का क्या होगा, तो 5x है तो ये तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि पहले साइन फंक्शन है और तब इसके बाद ये है। पहले साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या बन गया, cos 5x। अब 5x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो क्या बनेगा, 5, तो 5 को आगे कर दीजिए, 5 cos 5x। उसी तरह से d बाई डी एक्स tan 7x क्या होगा, तो tan 7x, tan का होता है, tan फंक्शन का sec स्क्वायर फंक्शन होता है। tan 7x का sec स्क्वायर 7x लिख देंगे और 7x का फिर से 7 लिख देंगे। ये डिफरेंशिएशन का तरीका है। परंतु इंटीग्रेशन जब करेंगे आप sin 5x का, मान लीजिए यहां पे रहता है sin 5x dx, तब ध्यान दीजिए अब यहां पे दिक्कत ये आएगी आपको कि हमने आपको sin x पढ़ाया था, sin 5x तो नहीं पढ़ाया था, तो अब यहां पे आप नहीं कर सकते उसको इस्तेमाल। तो उसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं, अधिकांश केसेस में सब्स्टिट्यूशन करने से काम हो जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 5x को हम z मान लेते हैं। 5x को क्या मान लिया, z। अगर 5x को z मान लिया तो 5dx को आप dz मान लेंगे। अब यहां पे चीजों को भरिए, ब्रैकेट साइन 5x के बदले भर दीजिएगा z और dx के बदले भर देंगे आप dz बाई 5। अब आप देख लीजिए तो क्या आ गया, 1/5 साइन z dz। बताइए तो क्या आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते? साइन 5x को तो नहीं कर सकते थे, परंतु साइन z को तो आप डिफरेंस इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसलिए साइन फंक्शन का होगा माइनस कॉस z प्लस c। अब यहां पे z का वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 1/5 कॉस 5x प्लस c। आपने गौर किया, जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो 5 cos 5x हुआ था, लेकिन जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो cos 5x बाई 5 हुआ है। मतलब 5 यहां पर डिफरेंशिएशन करते समय आगे आया है, परंतु इंटीग्रेशन करते समय ये 5 नीचे आया है। तो इस बात पर गौर कीजिएगा। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ये साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शंस डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करने के दौरान आपको थोड़ी सी सावधानी की वहां पर जरूरत पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाती है। मैं इन छोटी छोटी चीज़ों पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इस देश के आम बच्चे के लिए जो हिंदी बोलता है उसके लिए मैं ये वीडियो लाया हूं। चूंकि 10वीं क्लास पास करके आप आए हैं तो आप छोटी छोटी किताबों को, छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ के यहाँ पर आए हैं। आपके अंदर बहुत भारी कंसेप्ट की उपलब्धता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर छोटी चीज़ जो आपके काम की हो, जो आप लैक करते हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको आपके स्कूल में या आपकी कोचिंग में न मिल सका हो सकता है कि छिप गया हो सकता है कि आप भूल गए हो, या हो सकता है कि आपसे छूट गया हो। उन सब स्थितियों में ये वीडियो देख करके आपको वो चीज़ें याद आ जाएंगी। मैं ये नहीं चाहता कि एक बार इसको देखने के बाद भी फिर आपको ऐसा लगे कि ओह ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने नहीं पढ़ा। इसीलिए मैं सिलेबस पे तो ध्यान दूंगा ही, उस सिलेबस के अलावा मैं उन टॉपिक्स को भी देख रहा हूं जो कि सिलेबस में तो नहीं है एक तरह से, परंतु उनको पढ़ा जाना जरूरी है। और मैं उन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूं ताकि जब आप आगे 11th क्लास का कोर्स लें तो आपको 10वीं से 11वीं आने में जो स्टैंडर्ड जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है वो आपको फील ना हो। ये मेरा पर्पस है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे। आपको बहुत ही स्मूथ लगेगा। 11th का फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा कठिन भी है, उसमें बहुत टेस्ट आता है। चलिए उस तरह से आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और लेते हैं।
ध्यान दीजिएगा, ये एक पॉपुलर इंटीग्रेशन आएगा 1/7x + 8 dx। ये बहुत पॉपुलर है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई फॉर्मूला मैंने पढ़ाया नहीं आपको। तो ऐसे में इस नीचे वाले को z मान लेते हैं। मान लीजिए कि 7x + 8 कितना हो गया, z। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 7dx + 8 का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो होगा dz। तो ठीक से देख लीजिए, तो dx के बदले क्या पुट करना है, dz पुट कर दीजिए। 1 ये 7x + 8 के बदले क्या लिखना है, z, और dx के बदले क्या लिखना है, dz/7। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया 1/7 इंटीग्रेशन 1/z dz। आप जानते हैं कि 1/dz z क्या होता है। 1/z का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था वो ln z होता है। तो ये हो जाएगा 1/7 ln z प्लस c आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि 1/7, एक बार और आगे बढ़ा दीजिए, ln z के बदले पुट कर दीजिए 7x + 8 + c। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 7 का कोफिशिएंट बाहर निकल जाता है। x के साथ जो अटैच है ना 7, उसको बाहर निकाल दीजिए और बाकी पूरे को लॉग करके आंसर दे दीजिए। तो ये तरीका है, आप इसकी सेटिंग अपने मन में बैठा लीजिए। इस पूरे को डिटेल अगर करेंगे ना तो मैथ ही बनाते रह जाएंगे, फिजिक्स छूट जाएगा। इसलिए डायरेक्ट ऐसा आवे तो सीधे यहाँ पे लिखना है। जैसे 1/2x + 5 dx को इंटीग्रेट करना हो तो सीधे सीधे आप लिखेंगे 1/2 ln 2x + 5 + c, लिख के आंसर दे देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रेशन के प्रोसेस में किस तरह से साधारण छोटी छोटी चीज़ों से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जो हमारे काम की चीज़ है वो इतनी ही है, बहुत ज़्यादा हैवी यहाँ पे मैथमेटिक्स का सिलेबस नहीं है, आपको सिर्फ काम निकालना है। अगली बात पे ध्यान दें कि ये सब तो डिफिनिट इंटीग्रेशन था, इंडिफिनिट था, जिसमें लिमिट्स नहीं थे। अगर लिमिट दे देंगे तो उसको डिफिनिट इंटीग्रेशन कहेंगे। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स होती हैं। तो आइए देखते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या प्रोसेस है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि 7x² dx को आपने इंटीग्रेट करना है, तो अगर ये इनडिफिनिट है, मतलब लिमिट नहीं है, तो आप इसमें लिखेंगे 7 और x² को लिखेंगे x⁻³ और प्लस c लिख देंगे। आप जानते हैं कि जब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो यहाँ पे इंटीग्रेट करके और c लिखा जाता है, बहुत ही आसान है। लेकिन यही अगर डिफिनिट हो जाए, मान लीजिए ये 1 से 2 के बीच डिफरेंस इंटीग्रेट करना है, ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं लोअर लिमिट और 2 कहते हैं अपर लिमिट। मतलब इस प्रोसेस को, इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत दूर तक नहीं करना है, आपको 1 से 2 के बीच में ही इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला इसका जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहले आप इसको भूल जाएं और इसको पहले आप इंटीग्रेट कर दें। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 7x³ अभी c लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लिमिट दिया हुआ है 7x⁻³ अब चूंकि आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं इसलिए इंटीग्रेशन का साइन मत दीजिए, आप ब्रैकेट का साइन दे दीजिए और यहां पे लिख दीजिए 1 to 2। यहां इसका पता चला, इसका मतलब है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो चुका है परंतु लिमिट अभी नहीं डाले गए हैं, इसलिए हमने लिमिट दिखा दिए तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिया। अब लिमिट कैसे देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो कांस्टेंट वाले पार्ट हैं इनको आप बाहर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं होता अन्य चीजों से। अंदर जो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल जो आपके असली चीज है, उसको लिखिए x3 1 से 2। अब इसका जो फंडा है वो ये है कि x के बदले पहले 2 भरना है माइनस x के बदले 1 भरना, बस x के बदले एक बार 2 भरिए, इसको लिख दीजिए, माइनस फिर x के बदले 1 भरिए, इसको फिर से लिख दीजिए। आंसर होगा 7/3 8 माइनस 1 यानी कि 49/3 आपका आंसर होगा। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से 49/3 मिलेगा। मैं समझता हूं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे किया जाना है आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा। हम लोग एक बार फिर बनाते हैं, मिटा दें इसको। एक सवाल और लीजिए, सवाल बहुत आसान ले जाऊंगा मैं आपके लिए। क्वेश्चन होगा, आप इस बार sin x का इंटीग्रेशन कीजिए, खाली याद रखिएगा कि π/6 से π/3 तक कीजिए।
अब ये पाई वाली जो बात है आप ठीक से समझ लें, क्योंकि आप 10वीं क्लास में जब थे तो आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी थी। याद रखिए कि वो जो पाई है ना, वो 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं। 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में और आगे भी, आगे से हम लोग डिग्री के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। डिग्री जो है एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट रेडियन है, इसलिए हमेशा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्या कन्वर्जन है, 180 को हम पाई बोलते हैं, पाई रेडियन। तो पाई बाई 6 का क्या मतलब हुआ, पाई बाई 6 रेडियन का मतलब असल में हुआ पाई बने 180/6, यानी कि असल में ये 30 डिग्री है। और पाई बाई 3 रेडियन जो होता है असल में ये 180/3 यानी कि 60 डिग्री है। तो यहां पे असल में 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ 30 डिग्री लिख दूंगा, नहीं, मैं पाई बाई 6 और पाई बाई 3 ही लिखूंगा। आपको भी पाई बाई 3 और पाई बाई 6 के रूप में ही उसको याद करने की कोशिश करनी है। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। आप देख सकते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, पाई बाई 6 लिख दीजिए और पाई बाई 3 लिख दीजिए। माइनस को आप बाहर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, वो जो नंबर्स हैं उनको भी बाहर निकाल सकते हैं। तो बचा माइनस ब्रैकेट कॉस एक्स की जगह पाई बाई 3 रखिए, कॉस पाई बाई 3 माइनस फिर से एक्स की जगह पाई बाई 6 रखिए। आंसर माइनस ब्रैकेट कॉस पाई बाई 3 यानी कि कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है हाफ, माइनस कॉस 30 का मतलब होता है √3/2, और इस तरह से ये आपका आंसर आया। अब जो भी कैलकुलेशन होता हो आप उसको कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डिफिनिट इंटीग्रेशन करने से एक चीज अच्छी होती है, एक चीज खराब। डिफिनिट इंटीग्रेशन करने से वो जो लास्ट में सी लिखते हैं वो अब नहीं लिखना होता है, लेकिन साथ ही साथ तब एक ये वाला स्टेप बढ़ जाता है, और ये वाला स्टेप बहुत आसान है। आप थोड़ा सा अगर 2-3 सवाल बना लेंगे अपनी किताब से तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी कंसेप्ट आ जाएगा। एक और लास्ट सवाल लेकर के हम लोग इस इंटीग्रेशन वाले छोटे से क्लास को अंत कर देंगे, क्योंकि मेरा पर्पस है इंटीग्रेशन की बेसिक्स को बता देना ताकि वो फिजिक्स में काम आवे। बाद में जब आपके कैलकुलस के क्लास शुरू होंगे, स्कूल के अंदर में जब आप जाएंगे तो आपको आपके जो शिक्षक हैं वो कैलकुलस की डिटेल्स बताएंगे, पूरी दुनिया का कैलकुलस समझाएंगे, वो आप पढ़ते रहिएगा। परंतु फिजिक्स पढ़ने के लिए मुझे अभी ही कैलकुलस चाहिए। दिक्कत ये है, मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है 3/5x + 4 dx, इसको इंटीग्रेट करना है 2 से 5 तक। तो ये तो अब डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया, और आपको मालूम है कि कैसे करना है, क्योंकि मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिया था। आपको इसका इंटीग्रेशन होगा 1/5, 3 भी बाहर जाएगा, 3 तो बाहर जाएगा ही जाएगा, 5 बाहर जाएगा, और होगा ln 5x + 4। आपको याद होगा ऐसा मैंने किया था करने के लिए आपको बताया था। 5 को बाहर ले जाते हैं और ln 5x + 4 इसका इंटीग्रेशन होता है। मैंने ये मेथड बताया था, पीछे एक बार देख लीजिएगा। और अब लिमिट दे दीजिए, लिमिट 2 से लेके 5 तक। आप x जो है उसका वैल्यू लिखेंगे 3/5 ब्रैकेट ln 5x, x के बदले क्या भरना है आपकी बार आपको 5, तो 5 × 5 = 25 + 4 यानी ln 29 माइनस ln, आपकी बार x के बदले 2 भरिएगा, तो 5 दूनी 10 जोड़ 4 ln 14, और इसको लिख सकते हैं 3/5 ब्रैकेट ln 29/14। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं ये इंटीग्रेशन बहुत पॉपुलर है, कई बार आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन इस क्लास का जो इस्तेमाल है हम लोगों ने किया। इंटीग्रेशन बेसिक रूप में क्या है, वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन को किस प्रकार लिखते हैं, dx से डिवाइड लगा के d/dx करके लिखते हैं। इंटीग्रेशन में dx से या dt से जो कुछ भी हो उसको गुना करके लिखते हैं। 2 तरह के इंटीग्रेशन हो गए, एक इनडिफिनिट था, एक डिफिनिट था। तो फार्मूले हमने ऑलरेडी देख लिए थे, वो डिफरेंशिएशन के फार्मूलों के उल्टे थे। फिर बाद में इनडिफिनिट वालों को हम लोगों ने 1-2 सवालों की प्रैक्टिस की, और डिफिनिट वाले में खाली करना यही होता है कि वो लिमिट भरनी होती है, इसके अलावा और कोई नई चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ये जो क्लास है मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इसके डिटेल्स में जाने का मेरा कोई पर्पस नहीं है। हम लोग जो अगली बार मिलेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये सारा झमेला आखिर किया क्यों था।
आखिर इंटीग्रेशन से ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से हम ये झंझट वाली चीज़ें पढ़ते हैं। तब उस समय मिलेंगे, उस समय बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए।